पाकिस्तान अफेयर्स भी है और करंट अफेयर्स भी है। ये 4 in 1 सेशन, जिसकी ओरिएंटेशन लास्ट मंथ हुई थी। तो इस वीक ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें मैंने इनको IR2 भी करवाई है, पॉलिटिकल साइंस 2 भी करवाई है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सब चीजें मैंने इनको नोट्स के साथ, कोई बुक लेने की इनको नीड नहीं पड़ी, ना मैगजीन लेने की नीड पड़ी, सब कुछ मैंने इनको दे दिया है। पॉलिटिकल साइंस 2 वैसे मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन जो उसका करंट पार्ट है ना, करंट पार्ट, वो हमने इस सेशन में कंप्लीट किया है। लाइक इंडो पैसिफिक पॉलिसी हमने कंप्लीट की है, सऊदी ईरान डील, प्लस में व्हेन इट स्टार्टेड लास्ट मंथ IR2 के टॉपिक्स हो गए हैं। इवन मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्टेट सोवेरेनिटी वाला टॉपिक मैंने इनको करवाया था। तो ये 4 in 1 सेशन था जो कि मिस हो गया। कोशिश करते हैं इस वीक ये सेशन एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक ना न्यू सेशन अनाउंस करते हैं CA का, करंट अफेयर्स का, जिसमें PA भी होगा, पोल साइंस 2 भी होगा, और IR2 के टॉपिक्स भी होंगे। मीनिंग दैट करंट अफेयर्स ही होगा टोटल, पाकिस्तान के करंट इश्यूज, IR2 ग्लोबल इश्यूज, और करंट अफेयर्स इटसेल्फ ही। क्या कहते हैं, रख ले क्या कहते हैं? जी जी, CA PA दोनों होगा, ऑब्वियस ही बात है। रख लें सेशन। अब मैं सेशन अनाउंस करता हूं तो फिर आप गुम हो जाते हो। क्या कहते हैं आप लोग? आज बातचीत भी कर लेते हैं आपसे कि प्रिपरेशन कैसी है। एवेल्यूशन एवेल्यूशन तो है ना रिजा रफीक, एवेल्यूशन तो चल रही है, और मेरे सेशन में एवेल्यूशन भी होती हैं। महंगा नहीं होता मेरा सेशन। ये जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR2, या ये जो सेशन है ना, इसकी फीस पता है कितनी थी? 6900, 4 सब्जेक्ट्स विथ एवेल्यूशन, जिसकी मैं एवेल्यूशन ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ आपको, कि द मिस्टेक्स यू मेक इन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। Recording in progress. हाँ जी, और मेरी असाइनमेंट माशाल्लाह से कहीं किसी ने पास ही नहीं की करंट अफेयर्स की, सभी फेल हो रहे हैं। क्योंकि ये टिक मार्क वाला एवेल्यूशन तो मेरे से तो नहीं होता, ये वाला एवेल्यूशन में नहीं करता, कभी भी नहीं, ना जेंडर, ना IR, ना करंट अफेयर्स, ना पाकिस्तान अफेयर्स। और ये आप किसी एकेडमी से अगर करवा रहे हैं एवेल्यूशन, तो उनको कहें कि प्रॉपरली एवेल्यूशन करें आप लोगों की क्लास के बाद ना एवेल्यूशन वाले मेरे से कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीक कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, IR2 एंड पॉल साइंस 2। ये बर्बादी के टिक जो है ना, मतलब मेरे से नहीं होते हैं, सीरियसली बताऊं। ये वाले जो टिक है ना, ये जो एवेल्यूशन करवाते हैं, इससे अच्छा है ना आप मत ही करवाओ एवेल्यूशन। फीस स्ट्रक्चर इतनी नहीं होती, 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं एक ही सेशन में, 6900 होती है विथ एवेल्यूशन, एवेल्यूशन के साथ। और मैं ऑनलाइन एवेल्यूशन नहीं करता, ये वाली ऑनलाइन एवेल्यूशन नहीं करता है, प्रिंट होती है, प्रिंट आपकी असाइनमेंट्स, प्रिंट हार्ड फॉर्मेट। ठीक है तो नेक्स्ट वीक रख लेते हैं, इंशाल्लाह सेशन अनाउंस करते हैं। IR नहीं है तो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स तो है ना साथ, दया CA PA तो है ना। बेसिकली यही सेशन होता है, CA एंड PA ही होता है, लेकिन उसको मैंने मॉडिफाई किया होता है। ठीक है, चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, थोड़ी बातचीत पे आपसे करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मुझे ये बताओ। कम मौका मिलता है बातचीत करने का आप लोगों से, तो मुझे ये बताओ आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मतलब कौन सी इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, कौन से इश्यूज आप मेजर फेस कर रहे हैं, काइंडली सारे मुझे बताएं।
माइक ओपन कर लूं? बातचीत भी कर लेते हैं। माइक ओपन कर लूं? चलें, बताएं मुझे। डिमोटिवेट हो रहे हैं किस चीज से? इतना सारा मटेरियल किस तरह से याद करना है आप लोगों ने? ओके, डिमोटिवेट क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले डिमोटिवेशन पता है कहाँ से आती है? डिमोटिवेशन आती है, आप दूसरों को देखते हो यार उसकी इतनी प्रिपरेशन है, ग्रुप स्टडी से डिमोटिवेशन आती है। खुद पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करें अच्छे से, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करें, पास्ट पेपर सॉल्व करें। आमना हैदर, आपको इस तरह से लगता है कि मैंने प्रिपरेशन की है लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगी ना, जो मैट्रिक में भी पढ़ा होगा ना वो आपको याद आएगा। जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा वो आपको याद आ जाएगा। आशा कह रही है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी लीडिंग टू लेक ऑफ ट्रस्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस में है। अनसर्टेनिटी तो है ही है, ठीक है। लेकिन अनसर्टेनिटी को ओवरकम करें थ्रू योर हार्ड वर्क। भूले जा रहे हैं, भूले नहीं जा रहे हैं, आपको याद आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इशू कैन बी रिजॉल्व विथ राइटिंग प्रैक्टिसेस, नथिंग एल्स। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, राइटिंग प्रैक्टिसेस। तो जैनुल आबदीन राइट मैं आपकी एवल्यूशन वैसे तो करता हूं मैं, एवल्यूशन वैसे तो करता हूं मैं। आपको इस तरह से लगता है कि भूल गए, वन बाय वन आराम से। आपको इस तरह से लगता है कि मैं भूल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके रीजन है, एक तो एवल्यूशन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है आपकी, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है आपकी। फर्स्ट रीजन इज यू लैक इन राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस करें। आपने हमें एकेडमी ज्वाइन किया तो एकेडमी वालों को कहें आपको तैयारी करवाएं, आपने पेमेंट दी है उनको, और क्या कह सकता हूँ। राइटिंग प्रैक्टिस टिप्स बताएं, उसके लिए एवेल्यूशन सेशन अनाउंस तो किए हुए हैं। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के पीछे ना आ जाए, एमसीक्यूज को दफा करें, राइट उस पे, मेन उस पे फोकस करें। फार्मूला, फार्मूला कोई केमिस्ट्री का नहीं है ना बायोलॉजी का फार्मूला है, पाकिस्तान अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स का फार्मूला एक ही है। अच्छा कंटेंट पढ़ो, रिकमेंडेड बुक्स जो हों, या इवन करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं, वो चीजें फॉलो करो। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, उसकी वजह, उसकी रीजन यही है क्योंकि आप खुद इनकंसिस्टेंट हैं, सोसाइटी का प्रेशर फेस कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस होगी, सोसाइटी के प्रेशर होगा, ये चीजें हैं। लिखने के वक्त भूल जाते हैं, लिखने के वक्त क्यों भूल जाते हैं आप? बादाम खाएं। और कोई क्वेश्चन पूछें? 6 पेजेस 8 पेजेस जो ना, ये क्वांटिटी मैटर नहीं करती रजा रफीक, क्वालिटी मैटर करती है। आप कभी मेरी असाइनमेंट तो करके देखें, फिर आपके 6 पेजेस 8 पेजेस भूल जाएंगी, आप कहेंगे सर पास कर दें, खुदा का खौफ करें। क्लास के बाद आपने एवेल्यूशंस करवानी है ना, क्लास के बाद मेरे से कांटेक्ट कर लेना। जी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ जी, क्लास के बाद मेरे से कांटेक्ट कर लेना, आपकी एवेल्यूशंस जब होंगी ना, फिर कहीं खुदा का खौफ करे सर मुझे बस पास कर दें। हाँ बस। कैसे ओवरकम करें सोसाइटी का प्रेशर? क्योंकि जब आप सीएसएस करते हो ना, सीएसएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप घर वाले कहते हैं सादिया, या जो भी हैं, कि हम फलाना एएसपी है ना, अभी नाम सही एएसपी एसी लगा देते हैं, ठीक है। फिर घर वाले जो है ना वो ढोल बजा के अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड्स को बताते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है आप पे। नहीं हुआ तो फिर वही बोलेंगे निकम्मा निकम्मी है। यही रीजन है सर। टाइम मैनेजमेंट सही तरह नहीं है, टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं है
उसका रीजंस हैं। आपने टाइमली सिलेबस कवर नहीं किया, ठीक है, टाइमली सिलेबस कवर नहीं किया और राइटिंग प्रैक्टिस आपकी नहीं है। दैट्स व्हाई टाइम मैनेजमेंट देखो प्रैक्टिस से होता है ओवरकम। जितना आप लिखोगे उतना आप, आज तक मुझे ना, मतलब इतने साल हो गए मुझे, आज तक ना ये फिंगर में मुझे पेन होता है। राइटिंग प्रैक्टिस 60+ एसेज लिखे थे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछें? पूछें? पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? एवेल्यूएशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज याद रखें, यूनिवर्सिटी में रह के सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे हो रही है? पहले आप ना एलएलबी डिग्री पूरी करें, बाद में थ्रू आउट माई प्रिपरेशन देखें। एक चीज बताऊं मैं आपको, ध्यान से सुने, ऑल ऑफ यू आए हो तो कुछ सीख के जाएं। हालांकि कभी कभी मुझे मौका मिलता है आपसे बातचीत करने का। देखो, सीएसएस में एक ही गेम है, एक ही गेम है और कुछ भी नहीं है। ध्यान से पहले सुन लो, स्टॉप क्वेश्चंस, तुम सुन लो पहले जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। एक ही गेम है, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। देखो, सारे प्रिपरेशन करते हैं, मोस्टली सारी बुक से करते हैं, वही जेडब्ल्यूटी वाली, नोवा वाली एंड ऑल दैट पजल टाइप की बुक्स आप पढ़ते हो। ठीक है, मैटर करता है आपको, आप क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, प्रेजेंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन, ये मैटर करता है। क्योंकि ये जो एग्जाम है वर्बली तो नहीं है ना, वर्बली तो इंटरव्यू में वहां पे बातचीत होती है, लेकिन रिटन है, वहां पे आपने लिख के देना है, लिख के देना है आपने। जितना आप अच्छा लिख के देंगे एग्जामिनर को, वो आपको पास करेगा। ठीक है, अगर आपको लिखना नहीं आता तो बैठ जाओ, छोड़ दो। लिखना नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है, फिर दीवार पे लिखा हुआ है कि फेल हो, दीवार पे लिखा हुआ है फेल हो। अगर आपको लिखना नहीं आता, वो लिखेंगे किससे? प्रैक्टिस से। इट कम्स विद प्रैक्टिस। आप चाहे पूरा सब्जेक्ट घट्टे लगा दें, मैटर नहीं करता। मेरी असाइनमेंट्स जितनी भी मैं क्रिएट करता हूँ, चाहे जेंडर हो, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स हो, आईआर हो, एक ही चीज कॉमन होती है। एक, टेंसेस के मसला, ग्रामर, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट करने नहीं आते, एग्जाम्पल्स होती नहीं है, हवा में बातें होती हैं। तो मैं भी सीधा सीधा क्रॉस कर देता हूँ, ये मसला है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आप फेल हो। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मैं कोई ना ड्रे ड्रीम्स नहीं दिखाता, रियलिटी चेक देता हूँ कि बेटा यहाँ पे आप स्टैंड करते हो, सही है, यहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो अगर आपको लिखना नहीं आता तो छोड़ दो, अभी इस साल नहीं दो। ठीक है, अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो है ना। क्या डेट है आज? 15 को पेपर है ना। हाँ, 2 मंथ्स है, अभी भी टाइम है, लिखो, एवेल्यूशंस करवाओ, अभी भी टाइम है। एक सब्जेक्ट की एवेल्यूशन या लिखने में कितने, 5-6 दिन लगते हैं, 5-6 दिन लगते हैं। अभी भी टाइम है। रट्टे लगाने पे थोड़ा स्टॉप करें, लिखने पे ज्यादा काम करें, क्योंकि आपने दिन में 2 पेपर्स देने हैं। एट द एंड ऑफ डे आपने दिन में 2 पेपर्स देने हैं, 9 to 12, 2 to 5। ठीक है, 9 to 12, 2 to 5 आपने लिखना है, यही काम करना है 6 दिन आपने, 6 दिन आपने यही काम करना है। अब ये जब 6 दिन में आपने ये काम करना है, उसकी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए ना, राइटिंग प्रैक्टिस की प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। अगर प्रिपरेशन नहीं होगी तो वहां पे आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। और एग्जामिनर के पास इतने सारे पेपर्स होते हैं, 2-3 थाउजेंड कॉपीज होती हैं एक एग्जामिनर के पास। वो आपको पता है मैं क्या करता हूँ, जब एवेल्यूशन करता हूँ ना, पहले क्वेश्चन की आउटलाइन मैं खुद बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, सही है। जब मेरे पास कॉपी आती है वैसी, बात नहीं समझ आई, सीधा क्रॉस,
जाओ, वो एग्जामिनर भी वही करता है। तो चीजों को थोड़ा समझो, ये डे ड्रीमिंग्स में से बाहर निकल के आके और आप अपनी राइटिंग पे फोकस करें। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। दिसंबर का एंड होने वाली है, अब दिसंबर, जनवरी फेब में पेपर है, तो लिखो, ठीक है, लिखो। बाकी जिसने एवेल्यूशन करवानी हो ना, मेरे से क्लास के बाद कांटेक्ट कर लेना, देखते हैं। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, यहाँ आईआर है, ठीक है, जेंडर, स्पेशली जेंडर, जेंडर में कितनी मार पड़ी है, इवन पाकिस्तान अफेयर्स में कितनी मार पड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान अफेयर्स, जेंडर, जेंडर, आईआर, करंट अफेयर्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स को ना मैं एक ही काउंसिल करता हूँ, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स। मेरे से कांटेक्ट कर लेना, देखते हैं क्या पे आप ले करते हो। एक दो असाइनमेंट में बाहर कमजोरियां बाहर निकल के आएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किसी का और क्वेश्चन नहीं है? लास्ट में बताऊं आपके, आज का टॉपिक है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। लास्ट ईयर 2024 में पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन में देखो, दो क्वेश्चन आए हुए हैं डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेसी पे, और इस पे इससे भी आता है, डेमोक्रेसी पे इससे भी आता है। आप कुछ ना बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हो, बहुत बेसिक मिस्टेक्स करते हो। कौन से? फॉर एग्जाम्पल, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है ना, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी आप लिख लोगे, चलो। अब आती है बात वे फॉरवर्ड की। भाई वे फॉरवर्ड दो, आप क्या करते हो? इंश्योर सिविलियन सुप्रीमेसी। अब ये इंश्योर कौन करेगा, मतलब हाउ, ये किस तरह से इंश्योर होगी, कौन करेगा? इंश्योर सिविलियन सुप्रीमेसी, ये आपका सबसे फर्स्ट सोल्यूशन होता है, जो कि रॉन्ग होता है। आपने क्या करना होता है, डिफरेंट डेमोक्रेटिक, जो सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके मॉडल्स हैं, वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि ये मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए। समझ रहे हो ना? ये जो इंश्योर वाला देते हैं ना आप, इंश्योर, इंश्योर रूल ऑफ लॉ, बहुत ही बकवास, ठीक है। मॉडल्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। इसमें आज हम मॉडल्स देखेंगे दूसरे कंट्रीज की, कि दूसरे कंट्रीज में जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, बोस्ताना है, उन्होंने वो डेमोक्रेटिक, उनमें डेमोक्रेसी जो शाइन क्यों करती है। और पाकिस्तान, अब तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन बड़े मसले हैं, ठीक है। अब पहले तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन राइटिंग में, इंट्रोडक्शन राइटिंग बहुत ज्यादा मसला है, पता नहीं क्यों आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना आता। इंट्रोडक्शन होता है इन ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ योर आंसर। आप अपने आंसर में क्या लिखेंगे उसका ओवरव्यू देना है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। डिटेल में जाने के नहीं जाना हमने, हमने ओवरव्यू देना है कि आप अपने आंसर, समझ रहे हो? आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन में लिखते हो कहानियां, स्टोरीज, जिसका क्वेश्चन से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे उसमें कोई भी रिलेवेंस होती नहीं है, नो रिलेवेंस, कहानियां बस होती है। वो एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ के ही सीधा क्रॉस करता है, आगे वो जाता ही नहीं है। एग्जामिनर की साइकी तो यही है ना, इंट्रोडक्शन में वही लिखा जाता है जो आप अपने आंसर में लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में कहानियां होगी तो माशाल्लाह से फिर क्रॉस ही लगेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू इब्राहिम लिंकन, डेमोक्रेसी क्या होती है? इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हैज फेस्ड वेरियस हर्डल्स इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप क्राइसिस। पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस का इश्यू है,
क्योंकि यहाँ पे जो लीडरशिप है ना, लीडरशिप प्रोविंशियल बेस्ड है, नॉट नेशनल। नेशनल लेवल पे लीडरशिप क्राइसिस है, प्रोविंशियल लीडरशिप है। सिंध में देखो पीपल्स पार्टी, पंजाब में देखो पीएमएलएन, वहां पे पीटीआई, बलूचिस्तान में तो कुछ और ही है, चलता है। ठीक है, यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस का मसला है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज की वजह से दो चीजें हुई हैं। सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा मार्शल लॉज। दो चीजें हुई हैं। फ्यूडलिज्म, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में देखो, क्या आप और मैं इलेक्शन लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। वही फ्यूडल इलेक्शन लड़के नेशनल असेंबली में आ जाते हैं। पॉलिटिक्स में फ्यूडलिज्म की माशाल्लाह से सुप्रीमेसी है। फिर आता है फ्रीक्वेंट मिलिट्री इंटरवेंशन, मार्शल लॉज पाकिस्तान में 2018 तक। पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस से तो नहीं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में है। इस पे एक ऐसे भी आ सकता है इस बार, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो हर कंट्री में होती है, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन हर कंट्री में नहीं होती। एंड क्लेश अमंग द इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान में क्या है, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन है ना, वो आपस में लड़ते रहे हैं। मिलिट्री वर्सेस एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, ये आपस में लड़ते रहते हैं। यहां तक कि हमने ओवरव्यू दे दिया चैलेंजेस का, चैलेंजेस का। नाउ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ये चीज मैंने ग्रुप में भी पोस्ट की थी कि आपका काम है सॉल्यूशंस और होप देना, होप देना, सॉल्यूशंस एंड होप देना, ना कि क्रिटिसाइज सिर्फ करना। क्रिटिसाइज तो वो जो होटल पे बैठे होते हैं चाय का कप, वो भी करते हैं आम से लोग। तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? जो होटल पे बैठे होते हैं शाम को चाय पीते हैं लोग, या घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के, वो जी नहीं पाकिस्तान में बस क्या ही मजा ही नहीं है। आप में और उनमें क्या डिफरेंस रहा? आप सिविल सर्वेंट बन रहे हो, कल को आपने एसी बन जाओ, एसी बन जाओ, वहां पे बड़ा इश्यू आता है, फिर आप क्या करेंगे? वो नहीं नहीं बस दफा करो, सबको मार दो। इस तरह नहीं होता ना। आपने सॉल्यूशंस देने, होप देनी है, होप। यहां से देखो क्या किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। However, there is still ray of hope for democracy to shine in पाकिस्तान। अभी भी रे ऑफ होप है। अगर हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट कंटिन्यूटी है। 2008 से सिविलियन गवर्नमेंट मिलिट्री बैकडोर काम करती है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट तो चल रही है ना। और यूथ जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही है। आप 2008 में देखें, अभी देखें, यूथ पार्टिसिपेशन कितनी है। इवन आज स्कूल के बच्चे भी कमेंट करते हैं पॉलिटिक्स पे। ग्रोइंग पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी हो रही है मासेस में। पहले तो पॉलिटिक्स को ना गाली दी जाती थी, लेकिन आज लोग बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स पे। इंक्रीज वोटर टर्नआउट इन 2024 जनरल इलेक्शन, these positive indicators reveal that despite the challenges to democracy, it has slowly and gradually evolving in Pakistan। मतलब चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो कि हमें शो करते हैं कि चैलेंजेस की वजह से भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। अब मुझे ये बताओ, इंट्रोडक्शन लिखते हो ऐसे आप अपने आंसर में? सच बताओ, इंट्रोडक्शन लिखते हो आप ऐसे? ऑल ऑफ यू जितने भी हो, बताओ मुझे, इंट्रोडक्शन लिखते हो आप इस तरह से? हाँ जी, बताओ मेनू जरा, सारे मेनू बताओ। इंट्रोडक्शन लिखते हो आप इस तरह से?
नहीं ना। हाँ, तो इस तरह से लिखना होता है। जी। चलें, चैलेंजेस पे आते हैं। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले ना अपने आंसर में परफेक्ट टेंस यूज क्या करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंसेस में बड़ा मसला होता है आप लोगों को, पता नहीं क्यों। हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जहां से इंस्टीट्यूशन पावर ड्रॉ करते हैं। वो पाकिस्तान में 1956 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं। ठीक है, 19 हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन पे ही चले हैं। The Constitution helps to serve as a set of laws and principles that everyone in the country can agree on as a basis of for how they want the country to be governed. किस तरह से मुल्क चलता है। लेकिन however, the government of India 1935 was modified and promulgated in the new state of Pakistan. हमने उसको मॉडिफाई कर दिया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ना थोड़े बड़े मसले थे। ईस्ट पाकिस्तान कह रहा था प्रोविंशियल एटोनॉमी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए ज्यादा। और लैंग्वेज इशू, जिसमें बंगाली कह रहे थे कि बंगाली जो है वो स्टेट लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू होनी चाहिए। लेकिन ये इशू जो है वो सेटल हो गया था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। उर्दू के साथ बंगाली भी स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर की गई। मीनिंग दैट देयर वर provincial autonomy issue, language issue in constitution making। कंसेंसस नहीं बन रहा था पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ। इससे क्या हुआ, इसके रिpercussions भी हुए। नंबर वन, ट्रस्ट इशू बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ट्रस्ट इशू। नंबर टू, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई, मिलिट्री को वैक्यूम मिल गया तो इंटरवीन। इंटरवीन। एक चीज बताऊं, किसी भी कंट्री में मार्शल लॉ नहीं ले सकती जब तक पॉलिटिशियंस खुद ना चाहें। कभी भी मिलिट्री इंटरवीन नहीं कर सकती अगर पॉलिटिशियंस खुद ना चाहें। ठीक है। नंबर टू, आफ्टर द इंडिपेंडेंस उर्दू was adopted as the national language of Pakistan. This attitude discontented the East Pakistan language movement started in East Pakistan February 1952। लैंग्वेज वाला जो उर्दू मैंने आपको बता दिया। सेकेंड इज लीडरशिप क्राइसिस। पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस का बड़ा इशू है, अभी तक है। लीडरशिप क्राइसिस हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन रियलिंग द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अच्छा, ऐसे में जब लिखो ना, आप आउटलाइन बनाओ। अब मैं ऐसे राइटिंग में भी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी। तो टॉपिक सेंटेंस क्या है, लीडरशिप क्राइसिस है। नंबर वन, लीडरशिप क्राइसिस। इसको आप ना टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही दे दो। लीडरशिप क्राइसिस आपका टॉपिक सेंटेंसेस है, टॉपिक सेंटेंस है। इस टॉपिक सेंटेंस को आपने प्रूव करना है कि हाउ लीडरशिप क्राइसिस हैज डिरेल्ड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस टॉपिक सेंटेंस को आपने अप्रूव करना है अपने आर्ग्यूमेंट में से। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, टीएससी से कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ओके, समझ रहे हो ना। थोड़ा ऐसे राइटिंग पे भी आपका काम करवाता हूँ अभी इसी क्लास में। लीडरशिप क्राइसिस हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन डिरेलिंग द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस, ये पैराग्राफ राइटिंग में बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से पैराग्राफ लिखा जाता है। कायदे आजम द फादर ऑफ नेशन डाइड जस्ट 1 ईयर आफ्टर द
Independence of Pakistan and his right hand Liaquat Ali Khan got assassinated in 1951. दो जो विजनरी लीडर थे कायद आजम एंड लियाकत अली खान, दोनों चल बसे। उससे क्या हुआ? As a result, Pakistan lost its two visionary leaders at the initial stage. शुरू के सालों में हमने दो visionary leaders lose कर दिए। Therefore, Pakistan fell into the hands of incompetent leadership. पाकिस्तान जो है ना, वो चला गया फ्यूडल्स के हाथ में, फ्यूडल्स के हाथ में, जो कि मोस्टली इनकम्पिटेंट थे। ठीक है, मोस्टली फ्यूडल्स। दे हैड नथिंग टू डू, दे रिमेन सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड ओवर एम्बिशियस। वो सिर्फ खुद पे ही फोकस करते, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना था ही नहीं, अपनी पड़ी होती थी, सेल्फ इंटरेस्ट। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इलेक्शंस ऑफ 1970s एंड आफ्टर में पॉलिटिकल क्राइसिस कैन बी साइटेड। जो इलेक्शंस हुई थी ना 1970s में, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, वो इसमें हम कोट कर सकते हैं, जहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तानी वर नॉट रेडी टू गिव पावर टू द ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द लीडरशिप क्राइसिस। ओ, वहीं पे लीडरशिप क्राइसिस भी था। Because of the leadership crisis, political polarization and mistrust between East and West Pakistan increased, which led to the separation of East Pakistan. और लीडरशिप क्राइसिस की वजह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई और मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया था बिटवीन द टू विंग्स। दुश्मन समझते थे एक दूसरे को हम, और अल्टीमेटली हमने अपना ईस्ट पाकिस्तान खो दिया। गेटिंग माय पॉइंट? किस तरह से टॉपिक सेंटेंस को हमने कनेक्ट किया, टॉपिक सेंटेंस को हमने प्रूफ किया विथ आर्ग्यूमेंट्स। ये आर्ग्यूमेंट्स एग्जांपल्स। हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हमने अपने टॉपिक सेंटेंस को प्रूफ किया विथ आर्ग्यूमेंट्स। विथ आर्ग्यूमेंट मैं सोच रहा हूँ ऐसे राइटिंग पढ़ा दूं, लेकिन ना सर शहरयार मेरा गला पकड़ के ना ऐसे निचोड़ेंगे। although I evaluate essays also, I also evaluate essays, essays evaluate करता हूँ मैं। वो सर शहरयार खुद ही देते हैं कि इनको evaluate कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पीएमएस पीए दोनों किए हुए हैं, दोनों के मैंने उड़ा के दिया था, पता होता है ना। चलें नेक्स्ट पे आए। पॉलिटिकल पोलराइजेशन अ सीरियस चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इस पे ऐसे आया हुआ है, इस साल ऐसे आया था, इस साल भी आ सकता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, अब चीज समझो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एक बुक थी, डेमोक्रेसी इज डिवाइडेड। बुक रेफरेंसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर आंसर्स, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर आंसर। वो कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन refers to when a society splits into different factions at extreme ends without connecting the middle ground. पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम उस चीज को कहते हैं जब सोसाइटी ना डिवाइडेड हो जाए डिफरेंट फैक्शंस में, और एक दूसरे से बात तक नहीं करें। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को गालियां देती हैं, दुश्मन कहती हैं। ठीक है, इट इज अ सिचुएशन वेयर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस स्टे डिवाइडेड लाइक देम वर्सेस अस। ये टर्म जो है ना, देम वर्सेस अस, इसी टर्म ने सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की थी। जुल्फकार अली भुट्टो की एक स्पीच है जिसमें वो कहते हैं उधर तुम इधर हम, इधर तुम इधर हम, उधर तुम, देम वर्सेस अस। इस देम वर्सेस अस के चक्कर में हमने अपना मुल्क तोड़ दिया। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें
स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड होते हैं। कोई भी मिडिल ग्राउंड जो है वो फाइंड नहीं होता। मिडिल ग्राउंड, बातचीत नहीं होती, नेगोशिएशंस नहीं होती, कंसेंसस नहीं होता। और पाकिस्तान में ऐसे ही है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट, वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। सिक्योरिटी क्राइसिस हो जाता है। मिलिट्री को मौका मिलता है वो इंटरवीन करे एग्जीक्यूटिव में। पाकिस्तान में गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट आती है, वो अपोजिशन पे केसेस बना देती है। फिर जो उस टाइम की अपोजिशन है में आती है, तो वो कहती है अच्छा बच्चू, हम पे केसेस लगाए थे, अब हम केसेस लगा देते हैं, नए वालों को यूज करो, एफआईए को यूज करो। जैसे है ना पाकिस्तान में, बताएं मुझे, जैसे है नहीं है? या फिर गवर्नमेंट आती है, कहती है, आईएमएफ के पास जाती है, तो अपोजिशन कहती है मुल्क भेज दिया, आईएमएफ को मुल्क भेज दिया। और वही गवर्नमेंट, वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है, तो आईएमएफ के पास चली जाती है। वो वही अपोजिशन जो कि पास्ट में गवर्नमेंट में थी, कहती है मुल्क भेज दिया। मतलब मुल्क भेज दिया, कि अब पता नहीं किसने बेचा, मतलब मुल्क भेज दिया है। वैसे है ना, मतलब मुल्क जो है पाकिस्तान बेच दिया है आईएमएफ को। अब ये किसने बेचा है ये नहीं पता। वो कहते हैं उसने बेचा है, वो कहते हैं उसने बेचा है। आप बताएं किसने बेचा है? हाँ बताओ, आप बताओ किसने बेचा है मुल्क? मतलब मुल्क बेचना एज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब बताओ ये बेचा किसने? बताओ मुझे। मुल्क बेचना इज अ कांस्टेंट टर्म। हाँ जी। अब ये बताओ कि ये बेचा किसने है? बताओ मेनू। या आपने बेचा है ना मुल्क। इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अच्छा आपने, अच्छा, the first and the foremost driver of political polarization in Pakistan is a lack of political consensus among the national party। पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज में कोई इसी बात पे कंसेंसस होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन पाकिस्तान द अपोजिशन ऑलवेज ब्लेम्स द गवर्नमेंट ऑफ सेलिंग द कंट्री टू आईएमएफ। ये देखो किस तरह से इसको हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन को, ये हमारा टॉपिक सेंटेंसेस है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं अपने आर्ग्यूमेंट से। जब भी गवर्नमेंट आती है, अक्यूज करती है, अब अपोजिशन अक्यूज करती है गवर्नमेंट ने मुल्क भेज दिया आईएमएफ को। When the opposition assumes power after winning elections, they tend to settle old scores with former government in power। गवर्नमेंट पावर में आती है, तो जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे स्कोर सेटल करती है। अच्छा, when political leaders go to extreme position, the non-government and non-democratic forces intervene। जब पॉलिटिकल लीडर्स एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ना, फिर ही मिलिट्री इंटरवीन करती है। देखो, आपके पैराग्राफ की जो एंडिंग लाइन हो ना, एंडिंग लाइन, वो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ का रिफ्लेक्शन होता है। क्या आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या रिफ्लेक्ट करोगे? मैं इससे राइटिंग भी आपको टेक्निक्स बता रहा हूं मैं। आपके पैराग्राफ की जो एंडिंग है, वो नेक्स्ट पैराग्राफ की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? मिलिट्री इंटरवेंशन। एंडिंग क्या है? मिलिट्री इंटरवेंशन। समझ आया? हाँ जी, समझ आया। इसको कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस। इसको कहते हैं लॉजिकल सीक्वेंस, जो कि आपके आंसर में होती नहीं है। तो मैंने एक असाइनमेंट एवेल्यूएट कर रहा था, एक असाइनमेंट, उसमें था कि, हाँ जी, चैलेंजेस पे बात हो रही थी, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी।
फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ था कि मार्शल लॉ। अच्छा, मार्शल लॉ कैसे हो गया? एकदम डायरेक्ट मार्शल लॉ से स्टार्ट कर दिया। उससे पहले भी चीजें आती हैं, तो लॉजिकली चीजें देनी पड़ती हैं। आप इसका एग्जांपल दो मैं आपको, कि आप एक रूम में एंटर होते हो, वहां पे बेड उल्टा पड़ा हुआ है, वो चेयर उधर पड़ी हुई है, और जो पिलो है बेड के वो उधर लटक रहे हैं पंखे से, आपको मजा आएगा? नहीं आएगा ना। अगर ऑर्गेनाइज रूम हो तो आप क्या माशाल्लाह। तो अपने आंसर को ऑर्गेनाइज किया करें। Frequent military intervention and martial arts in Pakistan. Military has never led the democracy to become a mature in Pakistan. कभी भी मिलिट्री ने नहीं किया ये डेमोक्रेसी को मैच्योर होने दे। Political parties in Pakistan indulge in power politics. As a result, democracy always skates on the thin edge of ice. जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो हमेशा ही लड़ते हैं पावर पॉलिटिक्स पे। वो कहते हैं हम पावर में आए, हम पावर में आए। उससे क्या होता है? पोलराइजेशन होती है, एंड अल्टीमेटली जो डेमोक्रेसी है हमारी वो एस्केट करती है एट द थिन एज ऑफ आइस। अब इसकी लैंग्वेज देखें आप। लैंग्वेज ये मैंने आज खुद लिखा था बैठ के, आप लोगों के लिए मैंने खुद लिखा था। ये प्योरली लैंग्वेज मेरी है खुद की, और कॉपी पेस्ट नहीं है। लैंग्वेज चेक करें आप अपने ऐसे राइटिंग, इवन करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज जो है वो मैटर करती है। दोबारा पढ़ता हूं मैं। मिलिट्री हैज नेवर लेट द डेमोक्रेसी टू बिकम मैच्योर इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान इंडल्ज into power politics. As a result, democracy always skates on the thin edge of ice. हमेशा ही बेचारी डेमोक्रेसी स्थिर रहती है पाकिस्तान में। उससे क्या होता है? This has created prolific opportunities for the military corps to overthrow the democratic system. जिससे मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि वो इंटरवीन करें। मोर ओवर, अब देखिए मिलिट्री इंटरवेंशन, मेयरली मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इस चीज को समझे ध्यान से। मेयरली मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, लेकिन मिलिट्री ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई जिनकी वजह से डेमोक्रेसी डिरेल हुई है। अब ये चीजें मेरे जो सेशन है, जो मैं उनको पढ़ाता हूं उनको पता है, उनको मैंने पढ़ाया है। ये मेयरली मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये चीज समझो। लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई अपने रूल को, मिलिट्री रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले अमेंडमेंट आती है बाय जनरल ज़िया-उल-हक, एट्थ अमेंडमेंट। एट्थ अमेंडमेंट में क्या था? आर्टिकल 58 टू बी लॉन्च किया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई, वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकता है, असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। और मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट थी, उसको आर्टिकल 58 थ्रू आर्टिकल 58 टू बी के थ्रू ही घर भेजा गया। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबऑर्डिनेट बन गया प्रेसिडेंट का, डिक्टेटर का। इसी तरह से 17th अमेंडमेंट आई जो कि मुशर्रफ ने दी। आर्टिकल 58 टू बी उसमें दोबारा आ गया। क्यों? क्योंकि मुशर्रफ साहब अपना रूल स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो मेरली मिलिट्री इंटरवेंशन इज नॉट अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, रादर तो मिलिट्री अमेंडमेंट्स लाती है ना अपने रूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो थ्रेट होते हैं डेमोक्रेसी को। समझ रहे हो? तो ये आप जो लिखते हो ना, मिलिट्री इंटरवेंशन हैज डीरेल्ड द डेमोक्रेसी या हर्डल द डेमोक्रेसी, भाई मिलिट्री इंटरवेंशन तो चलो हुई, लेकिन मिलिट्री ने ऐसा क्या किया है जिससे डेमोक्रेसी डीरेल हुई है? वो तो बताओ ना। वो आर्ग्यूमेंट्स होते नहीं है और हवा में बातें। फैक्ट्स पे बात की जाए। समझ आया यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ यू सब बताएं मुझे, जितने भी क्लास में हैं सारे पार्टिसिपेट किया करें।
मैं काफी फ्रेंडली माहौल में ही पढ़ाता हूँ, डंडे वंडे नहीं मारता मैं। हम्म। चले, अब आता है एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, यहाँ पे डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। यहाँ पे ब्लड मैटर कर दिए, ब्लड, चाहे इनकम्पिटेंट ही क्यों ना हो बच्चा, पीएम सीएम जरूर बनेगा, क्योंकि ब्लड मैटर करती है। इसके एग्जांपल्स देने की मुझे नीड नहीं है, आई थिंक आपको पता है। ठीक है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज खुद में उनमें डेमोक्रेसी नहीं है, तो मुल्क में कहां से डेमोक्रेसी आएगी? ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस है। जब पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं होगी तो मुल्क में क्या कहां से डेमोक्रेसी आनी है? देयर इज नो इंटरनल डेमोक्रेसी। अच्छा, इस चीज को ना 18th अमेंडमेंट कमीशन में सॉल्व होता है। सॉरी, इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया था। 18th अमेंडमेंट भी डायनास्टिक पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। किस तरह से बताऊं आपको? 18th अमेंडमेंट कहती है power to remove a party member from party is vested in the party leadership। इसका एग्जाम्पल ये है, फॉर एग्जाम्पल रिजा रिजा रफीक, आप ना एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है आप, ना खुद सेनेट की मेंबर है, ना नेशनल असेंबली की मेंबर है, ना प्रोविंशियल असेंबली की मेंबर है, लेकिन आपके जो पार्टी मेंबर्स हैं वो मेंबर है सेनेट के भी एंड प्रोविंशियल असेंबली के भी। अगर किसी बात पे वो आपसे डिसएग्री करते हैं तो आप उनकी मेंबरशिप खत्म कर सकती है, पार्टी से निकाल सकती है। हालांकि आप खुद किसी भी हाउस की मेंबर नहीं है। मीनिंग दैट डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल पार्टी में आप डिसएग्री नहीं कर सकते लीडर से। एब्सोल्यूट लॉयल्टी होनी चाहिए हर बात पे, सर आंखों पे बस। ये 18th अमेंडमेंट सपोर्ट करती है इस बात को। There is no internal democracy in political parties for establishing a modern democracy in the country. Political leaders have turned the political parties into family-owned enterprises and have failed to provide training platforms to the workers for democratic setup at national level. Even workers की भी training नहीं होती। This has led to the dynastic politics in Pakistan, which is even supported by the 18th Amendment to the Constitution, जो कहती है power to remove a person from the membership of House of Parliament or a provincial assembly has been conferred on the party head. In this way, the party head, even if not the member of any house, can remove its member from the party. पार्टी हेड किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, लेकिन वो पार्टी मेंबर को रिमूव कर सकता है। मीनिंग डेट आप पॉलिटिकल लीडर जो है ना, पार्टी हेड, उससे डिसएग्री नहीं कर सकते, चाहे वो गलत हो या सही हो। बस आपका उसका जो डिसीजन है मानना है आपको। इससे क्या होता है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स स्ट्रांग होती है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया है डायनास्टिक पॉलिटिक्स को स्ट्रांग करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया है हमने। ये शायद नहीं पता होगा पहले आपको। फिर आता है क्लेश अमंग द इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस है हमारे, वो आपस में लड़ते हैं। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री आपस में लड़ते हैं।
Clash among the state institutions are also responsible for the weak democracy in Pakistan. Executive, judiciary, military foundations होते हैं state के. Unfortunately, Pakistan has seen rift among these institutions, which has rendered adverse impacts on the democracy. जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस विथ फ्यूडलिस्ट बैकग्राउंड, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जितने हैं ना मोस्टली वो फ्यूडलिस्ट बैकग्राउंड से हैं, उनकी जमीनें हैं इतनी, ठीक है. अब उनको पता है जमीनें कहाँ से मिली हैं. एक फैक्ट बताता हूँ. शशि थरूर की बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस बाय डॉक्टर शशि थरूर. शशि थरूर साहब कहते हैं कि ब्रिटिश के एरा में जो लॉयलिस्ट थे ना, लॉयलिस्ट टू ब्रिटिश, उनको ब्रिटिश ने खुश होकर लैंड लैंड दी. ये लैंड आपकी है. ब्रिटिश ने जाते जाते अपने लॉयलिस्ट को लैंड दी. वहां से होती है बर्थ फ्यूडलिज्म की, वहां से बर्थ होती है फ्यूडलिज्म की, और आज तक वही कंटिन्यूटी आ रही है कि फ्यूडलिज्म की बर्थ वहां से हुई थी. ठीक है. Politicians with feudalist background have got into contentions with either military or judiciary. जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं या मिलिट्री से लड़ते हैं या जुडिशरी से लड़ते हैं. इसी तरह से military has never regarded itself under the civilian government and has several times ousted the democratic governments. और मिलिट्री भी खुद को वो सेक्रेट काउ समझती है, वो कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना चाहती. इसी तरह से मोरओवर जुडिशरी exercising its extraordinary jurisdiction under the Article 180, 184(3) of the Constitution can intervene in any executive matter and can take suo motu against the government. और जुडिशरी जो है वो भी suo motu यूज करती है अंडर द आर्टिकल 184(3), मीनिंग दैट अब हमने किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को बायस नहीं बने, हम बायस नहीं बने, हमने तीनों को ही रगड़ा लगा दिया, तीनों को ही रगड़ा लगाया. ठीक है. बैलेंस्ड अप्रोच रखी हमने, तीनों को ही रगड़ा लगाया, किसी एक की साइड नहीं ली हमने कि तीनों का तीनों गलत हो आप. ठीक है ना. फिर आता है पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड वीक अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस. डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी होती है, यही फाउंडेशन होती है डेमोक्रेसी की. अकाउंटेबिलिटी इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज इट इंश्योर्स दैट those in power are responsible for their actions and decisions. जो कि पावर में है वो रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट को भी एंड गवर्नमेंट लोगों को भी. Poor accountability and weak accountability institutions have adversely affected democracy in Pakistan. Accountability है has never been conducted in true spirit in the land of pure. जो हमारे लैंड ऑफ प्योर है पाकिस्तान से आप कहते हो, उसमें कभी अकाउंटेबिलिटी सही हुई नहीं है. उससे क्या है, करप्शन रेपेंट है. अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो करप्शन रेपेंट हो जाती है. और पाकिस्तान की रैंकिंग 2022 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखिए 133 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज. ठीक है. बांग्लादेश की पता है कितनी थी? बांग्लादेश था मोस्ट करप्ट 2001 टू 2003. अभी आप सीपीआई इंडेक्स चेक करें बांग्लादेश की कहां पे है. ये थे चैलेंजेस. चैलेंजेस क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, चैलेंजेस आर क्लियर टू यू? अब सुमोटो में चेंजेस हो गई है. 26 अमेंडमेंट हम कवर करेंगे. अब सुमोटो में चेंजेस हो गई है. 3 चार्जेस चाहिए होते हैं. पुअर अकाउंटेबिलिटी रिपीट कर दूं सिरा, पुअर अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में कभी हुई नहीं है, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिसाइज है, और जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो करप्शन हो जाती है. करप्शन हो जाती है तो पाकिस्तान में उसकी रैंकिंग जो है वो भी वर्स्ट है. स्लाइड स्लाइड को मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो ना. स्लाइड का क्या करेंगे आप?
जो मैं बता रहा हूँ वो सुने। चले यहां से अब आते हैं आपके सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या करना है अब? Successful democratic models of different countries can be followed and applied in order to bring democracy on a strong footing in Pakistan. कुछ कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग हैं, जिनमें डेमोक्रेसी शाइन करती है, उनके हम मॉडल्स फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा कि नंबर वन, मिलिट्री शुड नॉट इंटरवीन इन पॉलिटिक्स। वो आप कौन होते हो डिक्टेट करने वाले? सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक मॉडल्स फॉलो करने, सबसे पहले आता है नॉर्वे का कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी मॉडल। ठीक है, सबसे पहले आता है नॉर्वे का कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी मॉडल। वहां पे कंसेंसस बेस्ड डेमोक्रेसी है, ये मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं पाकिस्तान में। अब आप पता है क्या करते हैं, मुझे सच बताओ, सच ही बताओ। आप यही लिखते ना, नंबर वन, मिलिट्री शुड नॉट इंटरवीन इन पॉलिटिक्स। नंबर टू, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। ये लिखते हैं ना, मुझे सच बताओ, सच सच बताओ, यही लिखते हैं ना आप? वे फॉरवर्ड में यही लिखते हैं? हाँ, मेनू बताओ, कुछ सच बताओ, खैर है, कोई मसला नहीं है। यही लिखते हैं ना, इंश्योर रूल ऑफ लॉ। ये कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ चीजें होती हैं बस। कंक्लूजन में, हाँ जी। चले नॉर्वे पे आते हैं। हम अभी यूरोप घूमेंगे। आज हम ना आपको यूरोप का टूर करवा देते हैं। चलो, Norway's consensus democracy is a unique democratic model that emphasizes consensus building, power sharing, and cooperation among the various stakeholders। उनमें consensus भी है, cooperation भी है, power sharing भी है। Norway's governments are often coalition government भी होती है, जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, यहाँ पे कॉपरेशन या बातचीत नहीं होती। कंक्लूजन में सॉल्यूशन, कंक्लूजन में सॉल्यूशन देते हैं। मतलब ये क्या कह रही है हाजरा? कंक्लूजन में सॉल्यूशन नहीं देते, हम वे फॉरवर्ड दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कंक्लूजन में आप समराइज करते हो अपने सॉल्यूशंस को, समराइज करते हो। ओपनिंग लाइंस होती है, डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस का दो लाइंस चैलेंजेस मेंशन करके जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूरा कंक्लूजन आपका होता है सॉल्यूशंस पे। चले ठीक है। नॉर्वेज गवर्नमेंट्स आर ऑफन कोलिशन गवर्नमेंट्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्टीज, जैसे पाकिस्तान में है अभी। दिस रिक्वायर्स कॉपरेशन एंड कंप्रोमाइज अमंग द पार्टीज। लेकिन पाकिस्तान में और नॉर्वे में डिफरेंस ये है कि वहां पे कंप्रोमाइज एंड कॉपरेशन है पॉलिटिकल पार्टीज में। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। नॉर्वेज पॉलिटिकल कल्चर एम्फोसिस कंसेंसस बिल्डिंग एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कॉमन ग्राउंड फॉलो होता है, वहां पे बातचीत होती है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द country's decision making process. Norway is a decentralized system with significant power devolved to the local governments and regional authorities. लोकल गवर्नमेंट तक पावर डिवॉल्व है वहां पे। कंसेंसस है स्टेक होल्डर्स के लिए, पावर की क्लियरली डिमार्केशन है वहां पे। ठीक है, कंसेंसस पे डेमोक्रेसी में होता ही कंसेंसस है। नॉर्वे का मॉडल हम फॉलो कर सकते हैं। अब आता है, आपने भी सोचा होगा इंडिया में मार्शल लॉ क्यों नहीं लगी? मतलब पड़ोसी का तो असर होता है ना, संगत का तो थोड़ा बहुत असर होता है, लेकिन इंडिया पे कभी असर क्यों नहीं हुआ? तो पड़ोसी का असर होता है ना, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इंडिया पे ये कभी मार्शल लॉ क्यों नहीं लगी? अभी सोचा तो होगा ना आपने।
आपने सोचा होगा जरूर, इंडिया में मार्शल आर्ट क्यों नहीं लगी? मतलब है हमारे पड़ोस में, तो पड़ोसियों का तो असर तो होता है ना। अब इसको हम देखते हैं, रिंग फेंसिंग द इंडियन आर्मी मॉडल, ये नेहरू ने दिया था। द इंडियन आर्मी वाज born out of the same tradition as Pakistan's। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी बर्थ एक ही जगह से हुई है, ब्रिटिश आर्मी से हुई है। इन ब्रिटिश इंडिया, आर्मी enjoyed a prominent position in Indian life and even played a role in the policy matters। आर्मी का सबसे ज्यादा रोल था इन ब्रिटिश इंडिया में भी। Prime Minister Nehru believed that the new India needed to rethink the role of army and initiated a policy that would firmly subordinate it to the civilian authority। तो नेहरू ने इनिशिएटिव लिया कि अब आर्मी का रोल है ना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर लाना पड़ेगा। अब एक उसी टाइम में ना एक चीज होती है, इंडिया का जो आर्मी है ना, आर्मी चीफ उस टाइम का गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे। फौरन से फौरन से उसको शटअप कॉल दी जाती है कि अपने हमारे यहाँ सिविलियंस के मैटर्स में इंटरव्यू ना करें, जो कि आपको कंसर्न नहीं करते, अपना काम ठीक से करें। ठीक है, फौरन से शटअप कॉल दी गई थी। ओवर द इयर्स सिस्टमेटिक प्रोग्राम वाज परसूड टू रिंग फीस द आर्म फोर्सेस एंड देयर इन्फ्लुएंस इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, फिर मिलिट्री को साइड किया गया, वो अपनी डोमेन में रखे रहे और सिविलियंस अपना काम करें। बाय द मिलिट्री कॉप इन नेक्स्ट डोर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में 1958 में मार्शल लगी थी, तो इंडियन को बड़ा थ्रेट था कि यहाँ पे बिना मार्शल कभी लग जाए, तो उन्होंने फौरन से ही स्टेप्स लिए थे और पावर्स की डिमार्केशन कर दी थी। तो वहां पे आर्मी कभी भी इंटरव्यू नहीं करती सिविलियंस की। तो ये मॉडल भी हम कर सकते हैं फॉलो। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडल, स्विट्जरलैंड का। इन स्विट्जरलैंड द पीपल play a large part in decision making process at political levels at all political levels। वहां पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पता है आपको, लोगों के बिना कुछ नहीं होता वहां पे। all Swiss citizens aged 18 and over have right to vote in elections and on a specific issue। अगर कोई नेशनल इशू आता है ना, वहां पे वोटिंग होती है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। Citizens are also able to propose a votes on the specific issues themselves। For example, पाकिस्तान में कोई इशू है कि यहाँ पे टेररिज्म का इशू है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग भी पार्टी सजेशन देंगे कि टेररिज्म को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, या कोई स्टेट की पॉलिसी बनती है, सिक्योरिटी पॉलिसी, तो लोगों का भी इनपुट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन समहाउ फॉलो तो कर सकते हैं ना। दिस कैन बी डन विया इनिशिएटिव एंड ऑप्शनल रेफरेंडम, रेफरेंडम होता है वहां पे, मैंडेटरी रेफरेंडम होता है। these three instruments form the core of direct democracy। क्यों नहीं हो सकता? इनिशिएटिव लो, क्यों नहीं हो सकता? इससे क्या होगा? पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज होगा। बताओ गवर्नमेंट पे कितना ट्रस्ट करते हो, स्टेट इंस्टीट्यूशन पे आप कितना ट्रस्ट करते हो? नहीं करते होंगे आप, नहीं करते होंगे। इसी वजह से तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से भाग रहे हैं स्टूडेंट्स, भाग रहे हैं आप। ट्रस्ट ट्रस्ट क्रिएट होता है इनिशिएटिव से। वो बात की बात है, अप्लाई होता नहीं होता है, लेकिन आप ऑनलाइन मीडिया के थ्रू लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने नेशनल अफेयर्स में। पॉपुलेशन ज्यादा हो कम हो डजेंट मैटर, ज्यादा हो कम हो डजेंट मैटर,
पब्लिक ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट, पब्लिक ट्रस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, अदरवाइज स्टेट इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाते हैं, डेमोक्रेसी कोई काम नहीं करती। फिर आता है बोस्टवानास ट्रांसपेरेंसी मॉडल। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। यहाँ पे पता है ऑडिटर जनरल, हमारा ऑडिटर जनरल एजी जिसे कहते हैं, वो सोया हुआ होता है, लेकिन बोस्टवाना में ऑडिटर जनरल काम करता है, गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस होती है। Botswana's transparency model is a good example of how transparency and accountability can be promoted in the developing countries. उनका एक्ट है, एक्ट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड सिटीजन विद राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ तो आप कि ये हमें फाइल दे दें या इंफॉर्मेशन दे दें, उठा के इसे डाले में डाल के ले जाइए। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल, यहाँ पे भी है अकाउंट्स एंड ऑडिट सीएसएस में डिपार्टमेंट है। The Office of Auditor General conducts regular audits of government institutions, ensuring transparency and accountability in public financial management. इवन वहां की जो पार्लियामेंट है ना, वो भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अकाउंटेबल रखती है। अच्छा पता है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, एक है ट्रेजरी बैंक जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, एक है अपोजिशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों लड़ती रहती हैं। असल जो अपोजिशन का काम है वो अकाउंटेबल रखना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बैंक का काम है वो आंसर करना अपोजिशन को कि हम ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप डिस्कशन करें इस पे। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, वो गालम गलोच पर्सनल मैटर्स वहां पे डिस्कस किए जाते हैं। फिर आता है स्वीडन डेमोक्रेसी कैन बी फॉलोड। स्वीडन की डेमोक्रेसी भी अच्छी है। Sweden is a democracy where the public power is based on the people. In Sweden, people elect politicians who run in 4 general elections. वहाँ पे 4 general elections होती है। Election to the parliament, election to the regional council, to the municipal council, जो कोई local government होते हैं, European parliamentary. The elections within parliament, region and municipality take place every 4 years, and the elections to the European Parliament take place every 5 years. Even if you are not allowed to vote in elections, you can influence by engaging political issues. आप political issues में वहाँ पे participate कर सकते हैं। In Sweden, people have freedom of opinion. वहाँ पे लोग लोग यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में डालों में उठाया जाता है ना, वहाँ पे नहीं है ऐसा। लोग openly बात कर सकते हैं, which means that everyone has right to freely express their views without the government intervention. हर किसी के पास फ्रीडम है कि वो अपने पॉलिटिकल व्यूज रिस्पेक्टफुली दे सकता है, गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन नहीं करती। ये कुछ मॉडल्स थे जो कि हम पाकिस्तान में फॉलो कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो मेक अवर डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। आई होप समझ आया होगा आपको। और आपने भी अपने एसे में, अपने पीए में या पॉलिटिकल साइंस में भी आता है क्वेश्चन, इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से लिखना है। समझ आया सबको? मुझे बताओ। आयजा, आमना, अशरफ, अस्मा, एस्पिरेंट, ठीक है, आयशा, हाजरा, हसन, कायनात, महम, मायदा, मलिहा, मलिक, मारिया, मरियम, मोहम्मद, नवेरा, अशरफ, राबिया, रमला, रिजा, सादिया, सायरा, सना, सिद्रा, वजिया, यमन, जोया। हम्म, अच्छा रुको अब। Recording stopped. हाँ जी, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, आज की क्लास तो आप लोगों की फ्री थी, आप गेस्ट थे, आप गेस्ट थे, पहले मेरी सुन लो फिर आपकी मैं सुन लेता हूँ, ठीक है, आप लोग गेस्ट थे। अब मुझे ये बताओ, अगर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, IR2 पॉलिट साइंस 2 आप सेशन चाहते हैं
तो मैं स्केड्यूल बना लूँ, ठीक है, उसमें एवेल्यूशंस भी होंगी। नहीं तो वो भी मुझे बताओ। बाकी सिर्फ जस्ट एवेल्यूशंस करवानी, जस्ट एवेल्यूशंस, जस्ट एवेल्यूशंस, एवेल्यूशंस। पीए, सीए, आईआर या जेंडर। आईआर जेंडर पे मैंने बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो वो मेरे से क्लास के बाद कांटेक्ट करें, क्लास के बाद एवेल्यूशंस वाले मेरे से कांटेक्ट करें। हाँ जी, 2025 वालों के लिए होगा। ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन इसकी होगी 1 मंथ। मैंने आईआर एंड पॉलिटिकल पे जेंडर पे बुक लिखी हुई है, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी है दोनों को। बताऊंगा नहीं, मैं कंटेंट उसी से देता हूँ अपना। उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी है, बिकॉज आई राइट फॉर इंटरनेशनल मैगजीन्स एज वेल एज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए भी मैं लिखता हूँ। यूनिवर्सिटीज के लिए भी मैं लिखता हूँ, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बाहर की, ये पाकिस्तानी नहीं। बताऊंगा नहीं आपको, उससे कंटेंट में दे दूंगा, कभी नहीं दूंगा, ठीक है, छोड़ दो उसको। तो सेशन ने अनाउंस कर आप कहें तो मैं रख दूं पॉलिटिकल साइंस। आपको कंटेंट मिल जाएगा ना, ठीक है, वो इनफ है आप लोगों के लिए, बाकी डीप में नहीं जाना आपने। बाकी जो एवोल्यूशंस वाले हैं, जो जेंडर की एवोल्यूशंस चाहते हैं, या पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये पीए और सीए जो है ना, मैं इसको कंबाइन करता हूँ। इसको मैं कंबाइन ही रखता हूँ, एक ही सब्जेक्ट रखता हूँ, ये अलग अलग नहीं है। इसकी एवोल्यूशंस हो, या आप सेशन चाहते हैं, या जेंडर की एवोल्यूशन है आईआर की, तो वो मुझे बता देना। नहीं नहीं नहीं, आप बाय मत करें, छोड़ दे। खैर, वो जिसने बाय करनी थी ना, वो इंटरनेशनल उन्होंने बाय कर दी, आप ना बाय करें, छोड़े बस। लेकिन अपने में सेशंस में कंटेंट में उसी से देता हूँ मैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होता। ये मेरे से पढ़े हैं ना सारे, क्लास में बैठे हुए, इनको मैंने कंटेंट A to Z दिया है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये आपके सामने मैंने असाइनमेंट ये बनाई है, ये चीजें आज बैठ के मैंने आप लोगों के लिए मैं लिखी है, मैंने खुद, ये खुद लिखी है। ठीक है, ये सब चीजें आप वर्डिंग राइटिंग में ही आपको आइडिया हो गया होगा। ये राइटिंग स्टाइल जो है, आप उससे ही समझ जाओ। हाँ, ये नोट्स में नहीं होते हैं, ये मॉडल खुद ही लिखने पड़ते हैं। ये मैंने खुद लिखी हुई, मेरी राइटिंग है, मेरे एक्सप्रेशन। राइटिंग ये जरूरी था, क्योंकि आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प होती है। ऐसे ये कंप्लीट ऐसे है, पता है आपको, ये कंप्लीट ऐसे है, कंप्लीट ऐसे, कंप्लीट ऐसे है। तो न्यू सेशन जो है वो आप मुझे बताओ, ठीक है, मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत रश लगा पड़ा हुआ है। तो सेशन अनाउंस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, 4 in 1 वही। बुक लेने की कोई नीड नहीं पड़ती मेरे सेशन में ना, हो कोई एवोल्यूशंस भी उसमें हो जाती है, कंटेंट में सभी खुद ही देता हूँ, करंट अफेयर्स हो, पाकिस्तान अफेयर्स हो। हाँ जी, डेली लेक्चर्स होते हैं मेरे, मंडे टू थर्सडे क्लास होती है, 8 to 10, 2 घंटे की क्लास होती है। तो आप कहेंगे तो वो भी अनाउंस होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स है ना, जेंडर एंड आईआर वाले, और जो जस्ट एवोल्यूशंस चाहते हैं, तो बस एवोल्यूशंस करवानी है हमने, और कुछ नहीं, उनके लिए भी यही होता है कि मैं कंटेंट देता हूँ उनको। एवोल्यूशंस में कंटेंट में खुद ही का देता हूँ, पढ़ो इसको, ये क्वेश्चन पेपर है, ये अटेम्प्ट करके मुझसे एवेल्यूट करवाओ। तो एवोल्यूशंस वाली स्कीम भी मेरी ऐसी ही होती है, नोट्स देता हूँ टॉपिक के, क्वेश्चंस, क्वेश्चन पेपर देता हूँ। इसको आपने बस जस्ट लिख लेना है, लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछे आप। पूछो जल्दी, क्या पूछना चाहते हो रिगार्डिंग
ऐसे राइटिंग रिगार्डिंग पिरसी, रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स, रिगार्डिंग जनरल साइंस के बारे में मेरे से नहीं पूछना, वो उससे मुझे फोबिया है। और करंट अफेयर्स या आईआर हो या जेंडर हो या इंडो पाक हिस्ट्री हो, पूछो। अनम्यूट करूं? चलें अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, पूछे इमरान। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इमरान जी। इमरान सर आपने कहा था ये मॉडल्स लगाएं, तो सर इसको कंक्लूजन में वन सेंटेंस लिखे, यार हर मॉडल को इस तरह पैराग्राफ में शक्ल में लिखे सर। आप दो दो पैराग्राफ, दो दो मॉडल लेके उस पे आप सेंटेंसेस बनाते जाएं। ठीक है सर। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? सिद्रा, मैंने पूरा ये स्पीच दे दी मैंने, वो क्या आपने नहीं समझा? आपने ये पूरी स्पीच जो मैंने दी आपको, ये वाली, हाँ जी। जोया, मेरे से कांटेक्ट कर लेना आप। ये जो एवोल्यूशंस वाले हैं ना, वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा? करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के। सिद्रा अब्बास, आपका एज से रिलेवेंट है, रिलेवेंट है। किसकी एज? मेरी? आप किसकी? वो आप मेरे से बाद में पूछ लेना। हॉट टॉपिक्स बता दूं मैं? सर्दियां हैं, हॉट टॉपिक्स छोड़ दो, आप खाओ हॉट सूप पियो, वो मैं गैस पेपर बना दूंगा। मैं नंबर शेयर कर देता हूँ अपना, किसी को क्वेश्चन हो ना मेरे से पूछ लेना आप, रिगार्डिंग सेशन, रिगार्डिंग एवोल्यूशन। गैस पेपर में बनाता हूँ मैं। जी जी सिद्रा अब्बास, इसी लिए होगा। पेजेस क्या, कंटेंट, कंटेंट मैटर करता है। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट टेररिस्ट। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है करीम ब्रो। हाँ जी, पिस्सी एंड कंपोजिशन के बारे में गाइडलाइन दे दूं आपको? चलो कर दे देते हैं। पिस्सी एंड कंपोजिशन में गेम ये है कि अगर आपकी पिस्सी, आपकी ट्रांसलेशन और आपकी रीडिंग कंप्लीट, ठीक है, अगर आपकी सही नहीं है, ठीक है, स्पेशली पिस्सी, पिस्सी इज अ मैन, पिस्सी इंग्लिश, पिस्सी एंड कंपोजिशन नाम है पेपर का, ये गलत है ना, माशाल्लाह से आप सीधा फेल हो, आप सीधा फेल हो। बेशक आपके एमसीक्यू सारे सही हो, आपके ग्रामर सब सही हो, तो वर्क ऑन योर पिस्सी। पिस्सी राइटिंग जो है वो हुई गेम चेंजर होती है, पिस्सी राइटिंग। अगर आपकी पिस्सी ठीक नहीं है, आप फेल हो, सीधा बता रहा हूं मैं आपको, कोई धोखा नहीं है आपको, सीधा सीधा बता रहा हूँ, पिस्सी नहीं है सही, फेल हो, दैट्स इट, सिंपल। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने ना, पता है कितनी मार्क्स दी थी? मेरी थी 68 मार्क्स थी, ठीक है, मेरे पास सेकंड और फर्स्ट था पाकिस्तान में। और मुझे ना ग्रामर भी इतनी कोई खास नहीं थी, मुझे पता है, मुझे वोकेब मेरी मुझे आ रही थी, और ट्रांसलेशन भी मुझे नहीं की थी। ना पैराफ वर्ड्स मैंने रटे भी नहीं लगाए थे, इडियम्स भी नहीं आ रहे थे, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन पिस्सी जो है ना, पिस्सी, पिस्सी वो सही थी, पिस्सी रेटिंग कंप्रेंशन। अब ये मुझे ना किसी टीचर ने किसी टीचर ने, जिसने पेपर एवेल्यूएट किए थे, जिसने पेपर एफपीएससी के सीएसएस के एवेल्यूएट किए थे, उसने मुझे बताया था कि बेटा
अब वो रिटायर थे, उन्होंने कहा से बेटा सब छोड़ के पिस्सी रीडिंग कंप्रीहेंशन को पकड़ो, उसको बेहतर करो और फिर देखना। अब उसने क्यों कहा ऐसा, मैंने उसने रीजन नहीं बताया मुझे, बस उनका यही था कि पिस्सी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन को अच्छे से पढ़ो, उन पर प्रैक्टिस करो, बस दैट्स इट। यही क्या था, दैट्स इट। सिद्धार्थ जी बिल्कुल, चीजें फीमेल दोनों दोनों। निकम्मा नहीं उतना मैं, पिस्सी पिस्सी में। जी और पूछे, पूछो। पूछो जल्दी से, जितने सब्जेक्ट्स हैं आपको, मसले मसाइल पूछो। ये ओपन कचहरी जो है ना वो नहीं होती, हम रोज नहीं होती। अभी होगी आपकी, हम करेंगे वर्कशॉप करेंगे जब। फिलोसफी मेरा डोमेन में नहीं आता। हिस्ट्री में मुझे इंडो पाक मुझे पूछो, क्योंकि इंडो पाक में मैंने लिए थे 88 मार्क्स, उसके बारे में बता सकता हूँ। अब विकीपीडिया तो मैं हूं नहीं। क्रिमिनोलॉजी मेरी डोमेन में नहीं, इंटरनेशनल लॉ है। और पूछो। आई डोंट नो अबाउट द क्रिमिनोलॉजी। एक पैराग्राफ का कंटेंट क्या होना चाहिए, आपके सामने मैंने इतनी पैराग्राफ पढ़े हैं, आपके सामने मैंने इतने पैराग्राफ पढ़े हैं, ये पैराग्राफ क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल आपका पैराग्राफ लीडरशिप क्राइसिस पे है, या आपका टॉपिक सेंटेंस। मोस्टली जो है ना टॉपिक सेंटेंस को ही आपने अपनी बात को प्रूव करना पड़ता है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इसके लिए आप अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ काफी नहीं होते, उसके साथ आपने एग्जाम्पल्स भी देने पड़ते हैं।